Morning everybody. We are discuss about the chapter 4 of the geography of class 8. The topic is mineral and power resource. इसका फर्स्ट पार्ट हमने आपको डिस्कस किया था. इस क्लिप में हम लोग सेकेंड पार्ट में इंडिया में मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग डिस्कस करेंगे. इंडिया में कौन कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं और क्या इसकी इम्पोर्टेंस है. चलिए आगे आते हैं. द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मिनरल रिसोर्स इन इंडिया इज़ हाईली अनइवन. भारत में खनिज का जो फैलाव या वितरण है वो बहुत ही असमान है. द छोटा नागपुर प्लेटू एंड इट्स सराउंडिंग एरियाज हैव वन ऑफ द लार्जेस्ट कंसंट्रेशन ऑफ द मिनरल डिपॉजिट्स इन द वर्ल्ड. छोटा नागपुर रीजन और उसके आसपास के इलाकों में जो हैं वहाँ पे खनिज का संकेंद्रण बहुत ज़्यादा मिलता है, जो कि दुनिया में एक महत्वपूर्ण स्थान है. द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इम्पॉर्टेंट मेटालिक एंड नॉन मेटालिक मिनरल्स इज़ गिवन इन द टेबल 1 ना. कौन कौन से मेटालिक एंड नॉन मेटालिक मिनरल दिए गए हैं भारत में पाए जाते हैं, इसको डिस्कस किया गया है. चलिए हम लोग इसका चर्चा कर लेते हैं. आयरन ओर बिहार, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, गोवा, ऐसे बहुत से राज्यों में आयरन ओर मिलता है. बॉक्साइट जो है बिहार, झारखंड, गुजरात, मध्य प्रदेश, उड़ीसा में मिलता है. मैंगनीज जो है मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, कर्नाटक, बिहार में मिलता है. कॉपर जो है आपका तांबा वो आपका झारखंड, राजस्थान, खेत्री डिस्ट्रिक्ट में, मध्य प्रदेश में कॉपर मिलता है. गोल्ड आपका तमिलनाडु में नीलगिरी माइंस, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में गोल्ड है. माइका आपका बिहार, झारखंड, राजस्थान, आंध्र प्रदेश में मिलता है. लाइमस्टोन मानी चूना पत्थर ये आपके झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ राज्यों में है. इसके अलावा साल्ट जो है कोस्टल गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, सांभर लेक जो है ना, ये सब में आपका साल्ट बने नमक NaCl सोडियम क्लोराइड है. जिप्सम जो आपका राजस्थान, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर ना. इसके अलावा उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु में आपका जिप्सम मिलता है. और डायमंड जो है मध्य प्रदेश में पन्ना और जो है तेलंगाना में गोलकोंडा, ये इलाके हैं जो कि डायमंड में फेमस है ओवर द वर्ल्ड ना. अब आते हैं मिनरल्स, मतलब जो मेटालिक मिनरल्स के बारे में हो गया. अब आते हैं पावर रिसोर्सेज के बारे में, शक्ति के संसाधन. तो पावर इज़ नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड ट्रांसपोर्ट. पावर का या शक्ति का बहुत ज़्यादा उपयोग होता है कृषि के विकास में, उद्योग में, ट्रांसपोर्ट में ना, कम्युनिकेशन, संचार के साधनों में. हालांकि द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेरियस पावर रिसोर्सेज इज़ हाईली अनइवन. ये शक्ति के संसाधनों का वितरण जो है भारत में बड़ा असमान है. द पावर रिसोर्सेज आर 2 टाइप्स. पावर रिसोर्स जो है 2 प्रकार के होते हैं, कन्वेंशनल पावर रिसोर्स एंड नॉन कन्वेंशनल पावर रिसोर्स ना. चलिए आगे आते हैं. परंपरागत और गैर परंपरागत शक्ति के संसाधन. द सोर्स ऑफ द पावर लाइक कोल, पेट्रोल, नेचुरल गैस एंड न्यूक्लियर एनर्जी आर कॉल्ड द कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज. देखिए पेट्रोल है, कोल है, नेचुरल गैस है ना, ये सभी जो हैं कन्वेंशनल पावर रिसोर्स के रूप में परंपरागत मतलब जो है शक्ति के संसाधन के रूप में जानी जाती हैं. दे हैव लिमिटेड रिजर्व्स. इनका जो है संकेंद्रण लिमिटेड है, निश्चित है. एंड आर लाइकली टू गेट एक्सट्रैक्टेड, और भविष्य में ये फिनिश्ड भी हो सकता है. ऑन अदर हैंड दूसरी तरफ जो है सोलर, विंड, जियोथर्मल, टाइडल एंड बायोगैस, ये सभी जो पावर्स के रिसोर्सेज के संसाधन हैं दे आर नॉन कन्वेंशनल. इसको हम लोग गैर परंपरागत शक्ति के संसाधन कहते हैं. दे हैव अनलिमिटेड रिजर्व्स, और इनका जो भंडार है वो अनिश्चित है ना, और ये कभी भी फ्यूचर में ख़त्म नहीं होंगे. अबाउट हाफ ऑफ द वर्ल्ड स्टिल यूज फायरवुड, चारकोल, काउ डंग एंड क्रॉप रेसिड्यू फॉर द डोमेस्टिक फ्यूल. लगभग दुनिया की आधी आबादी आज भी जो है शक्ति के संसाधन के रूप में जो है लकड़ियों का इस्तेमाल, चारकोल का इस्तेमाल, कंडियों का इस्तेमाल ना, या क्रॉप के जो अवशेष होते हैं उसको जला करके जो है डोमेस्टिक फ्यूल की आपूर्ति करते हैं. हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी एंड द न्यूक्लियर पावर कैन हेल्प द ब्रिज द गैप बिटवीन द डिमांड ऑफ द सप्लाई एंड पावर ना. जल विद्युत शक्ति और जो है नाभिकीय शक्ति के थ्रू जो है हम एनर्जी की सप्लाई को, मतलब जो है डिमांड को फुलफ़िल करने का काम कर रहे हैं. क्योंकि आप देख रहे हैं कि जो ये कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है, कहीं ना कहीं ये आप कह लो कि पॉल्यूशन को भी मतलब बढ़ाते हैं, और इसका सोर्स लिमिटेड है. आप कह सकते हो कि इनके जो संकेंद्रण है इसका जो है आप कह लो कंसंट्रेशन जो है लिमिटेड है. ये फ्यूचर फिनिश भी हो सकते हैं, इसलिए हम लोग अल्टरनेट व्यवस्था को देख रहे हैं. चलिए आगे डिटेल देखते हैं. करेक्ट
कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी को डिस्कस करते हैं। फायरवुड एंड फॉसिल फ्यूल ना, लकड़ियाँ जो जलाई जाती हैं और जो है खनिज तेल सच एज कोल, पेट्रोल, नेचुरल गैस आर द मेन सोर्स ऑफ द कन्वेंशनल एनर्जी। इसके अलावा पेट्रोलियम जो है, पेट्रोल जो भी होता है, डीजल, ये सब जो भी हैं ये कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है। दे हैव बीन इन यूज़ फॉर लॉन्ग टाइम। इसका हम लोग लंबे समय से इस्तेमाल करते चले आ रहे हैं। कोल माने कोयला। कोल वाज द बेसिस ऑफ द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन यूरोप। कोल का इस्तेमाल जो है उद्योगों को चलाने में यूरोप में हुआ था जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट हुई थी। दिस इज़ द मोस्ट एविडेंट सोर्स ऑफ पावर। ये निर्बाध्य सोर्स है शक्ति का साधन के रूप में। इट अकर्स इन ए लेयर इन द वैरिंग थिकनेस इन द सेडिमेंट्री रॉक। ये खास तौर पे सेडिमेंट्री रॉक्स में पाया जाता है। इसकी मतलब जो है थिकनेस जो है ये परिस्थितियों के हिसाब से बदल सकती है। द 4 वैरायटी ऑफ कोल आर, कोयला 4 प्रकार का होता है। पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस एंड एंथ्रेसाइट्स। ये 4 प्रकार के कोयले होते हैं। कोल इज़ द वाइडली यूज्ड टू जनरेट द थर्मल इलेक्ट्रिसिटी ना, तापीय विद्युत बनाने में कोयले का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नोन कोल रिजर्व्स इज हाईली अनइवन इन द वर्ल्ड। कोयले का वितरण दुनिया में असमान है। इट अकर्ड मोस्टली इन, कोयला खास तौर पे चाइना, यूएसए, रसिया, यूक्रेन, साउथ अफ्रीका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी ना, यूके एंड कनाडा में पाया जाता है। चाइना इज़ द लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड। सबसे ज़्यादा जो है कोयला जो है चीन या चाइना में पाया जाता है। द टोटल कोल रिजर्व्स ऑफ इंडिया आर अबाउट द 16,000 करोड़ मीट्रिक टन। भारत में जो है 16,000 करोड़ मीट्रिक टन कोयला का अनुमानित भंडार है। आउट ऑफ दिस, जिनमें से द टोटल रिजर्व्स अबाउट 80% इज़ फाउंड इन द दामोदर वैली। दामोदर वैली में लगभग 80% कोयला पाया जाता है। द मेन कोल माइनिंग एरिया आर, भारत में जहाँ जहाँ कोयला निकलता है, झरिया, धनबाद, गिरिडीह, बोकारो, रानीगंज है। न्यू कोल माइंस बीइंग टू डेवलप इन नवेली इन तमिलनाडु, सिगनेरी इन तेलंगाना, कोरबा इन छत्तीसगढ़। ये सब नई कोल माइंस है जहाँ पे कोयले का निष्कर्षण या कोयले को निकालने की प्रक्रिया होती है ना। तालचेर इसी में एक है, उड़ीसा में है, ये भी एक नई कोयल माइन है। द रेलवेज एंड स्टील इंडस्ट्रीज कंज्यूम द अबाउट हाफ ऑफ द टोटल प्रोडक्शन। कोयले का जो है अधिकांश यूज़ जो है स्टील प्रोडक्शन में या स्टील इंडस्ट्री में ना, इसके अलावा रेलवे में होता है, या आप कह लो कि फ्यूल के रूप में, डोमेस्टिक फ्यूल के रूप में लोग खाना ना बनाने में ग्रामीण इलाकों में इसका इस्तेमाल करते हैं। आगे आते हैं, दूसरा है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम इज़ द मेन, पेट्रोलियम इज़ द petroleum or mineral oil is derived from organic materials trapped petroleum or mineral oil is derived from organic material trapped in the layer of the sedimentary rock। पेट्रोलियम या मिनरल ऑयल जो है ये भी सेडिमेंट्री रॉक्स में पाया जाता है। Important oil fields of the world are located along the margin of the Yangfold Mountains, in the coastal areas and in the offshoring सी रीजन ना। पेट्रोलियम का जो मेन कंसंट्रेशन है वो आपका कोस्टल रीजन में है, समुद्र तटीय इलाकों में। इसके अलावा जो है आपका मार्जिन ऑफ यंगफोल्ड माउंटेन, हिमालय के आसपास के तलहटी इलाकों में, और जो है समुद्र के गहराई मतलब समुद्र के अंदर ना, ये 3 इलाके हैं जहाँ पे पेट्रोलियम का कंसंट्रेशन होता है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मिनरल ऑयल इज़ हाईली अनइवन इन द वर्ल्ड। दुनिया में पेट्रोलियम पदार्थ का जो है डिस्ट्रीब्यूशन वो असमान है। मिनरल ऑयल हैज़ ग्रेट इम्पोर्टेंस इन द इकोनॉमी। मिनरल ऑयल का देश की अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा योगदान होता है। ए वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स लाइक ना, पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन, वैक्स, प्लास्टिक एंड लुब्रिकेंट्स, ये सभी चीज़ें जो हैं ये हमको क्रूड ऑयल या क्रूड मिनरल ऑयल से मिलती हैं, कच्चे ना खनिज तेल से मिलती हैं। जितनी चीज़ें हैं बताया गया आपको, पेट्रोल है, डीजल है, कैरोसिन है, वैक्स है, वैक्स माने मोम ना, प्लास्टिक है, लुब्रिकेंट है, ये सभी हमको कहाँ मिलती हैं? क्रूड मिनरल ऑयल से, जिसको कि हम लोग प्रोसेसिंग द्वारा अलग अलग करते हैं। अदर बाई प्रोडक्ट्स इंक्लूड द रॉ मटेरियल फॉर द केमिकल फर्टिलाइजर, सिंथेटिक फाइबर एंड
ड्रग्स, इसके अलावा जो है इसके जो रॉ मटेरियल्स होते हैं उसके द्वारा हम लोग कहीं ना कहीं कुछ दूसरे पदार्थ भी पेट्रोकेमिकल से हम बना सकते हैं, जिसमें कि खनिज है, इसके अलावा सिंथेटिक फाइबर है, ड्रग्स है, दवाइयाँ हुई। इसको हम लोग ब्लैक गोल्ड भी कहते हैं, पेट्रोलियम को हम लोग ब्लैक गोल्ड भी कहते हैं ना, क्योंकि इसकी इतनी इम्पोर्टेंस है पेट्रोलियम की। देखिए पहली बात तो आपको जो है जो मतलब जो है पेट्रोकेमिकल्स से जो है पेट्रोल, डीजल, वैक्स ना, केरोसिन के अलावा जो है आपको जो उसके कचरे चढ़े होते हैं उससे फर्टिलाइजर्स बनता है, सिंथेटिक फाइबर बनता है, ड्रग्स बनता है। इसकी कितनी इंपॉर्टेंस है आप खुद सोच सकते हैं। अबाउट 65% ऑफ द टोटल रिजर्व्स ऑफ द मिनरल ऑयल इज़ फाउंड अराउंड द पर्सियन गल्फ ना। पर्सियन गल्फ के आसपास के इलाकों में जो है 65% आपका पेट्रोल केमिकल्स पाया जाता है। मेन पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ जो हैं आपके पेट्रोल के, वो है आपके सऊदी अरबिया, ईरान, इराक, कुवैत, ये सब जो है पेट्रोल के लिए फेमस है। इसके अलावा यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात्स, कतर, बहरीन, ये सभी इलाके। इसके अलावा जो है यूएसए है, रसिया है, वेनेजुएला है, चाइना है, इंडोनेशिया है, अल्जीरिया है, इजिप्ट है, लीबिया है, इंडिया है, म्यांमार है। इन सब देशों में जो है पेट्रोकेमिकल्स या पाया जाता है, मतलब जो है खनिज के रूप में। रिसेंटली वर्तमान समय में मिनरल ऑयल डिपॉजिट्स हैव बीन discovered in the North Sea, which is shared by the United Kingdom, Norway and Denmark and Germany and the Netherlands, जहाँ पे नॉर्थ सी के आसपास के इलाकों में ये यूके है, नॉर्वे, ये सब देश जो हैं, डेनमार्क, जर्मनी, उसके एक्सट्रैक्शन का काम करते हैं, निष्कर्षण का काम करते हैं। इन इंडिया, भारत में टिल इंडिपेंडेंस, आज़ादी तक जो है मिनरल ऑयल वाज ड्रिलिंग ओनली द आसाम, केवल आसाम में ही होता था, आसाम में मिनरल ऑयल पाया जाता था। नाउ लेकिन आज मेनी न्यू एरियाज़ इन द, मतलब कई नए क्षेत्र हो गए हैं जहाँ से हम लोग कह सकते हो मिनरल ऑयल्स को निकालते हैं। जैसे कि गुजरात है, अंकलेश्वर ना गुजरात में है। इसके अलावा ऑफ द मुंबई कोस्ट जैसे बॉम्बे हाई है, जो मुंबई से 18-20 किलोमीटर अंदर समुद्र में है। एंड इन द डेल्टाज ऑफ कृष्णा एंड गोदावरी रिवर, कृष्णा और गोदावरी रिवर के जो डेल्टा हैं वहाँ पे भी आपके मिनरल्स ऑयल निकलते हैं। हाउएवर इंडियाज टोटल पेट्रोलियम प्रोडक्शन इज़ फॉर लेस दैन द नीड्स। हालांकि जो भारत में पेट्रोलियम निकलता है वो इंडिया के लोगों की नीड्स के रिगार्डिंग बहुत कम पैदा होता है। हम लोग अधिकांश जो है पेट्रोकेमिकल्स पदार्थ जो हैं दूसरे देशों से इंपोर्ट करते हैं, ख़रीदते हैं अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। अगला टॉपिक है नेचुरल गैस। नेचुरल गैस में अकर इन द एसोसिएशन विद पेट्रोलियम और इट मेनी अकर एलोन। देखिए नेचुरल गैस प्राकृतिक जो गैस है तरह तरह की, ये पेट्रोकेमिकल्स के साथ भी निकलती हैं, कभी कभी अलग भी निकलती है ज़मीन के अंदर से इन गैसों का निष्कर्षण होता है। द लार्जेस्ट फील्ड ऑफ द गैस ऑफन हैव बीन नो ऑयल ना, अधिकांश इलाकों में जो है इन गैसों के साथ कोई भी तरह का ज्वलनशील पदार्थ या तेल जैसे लिक्विड संरचना नहीं निकलती है। इन द पास्ट, पुराने समय में लार्ज क्वांटिटी ऑफ द नेचुरल गैस फॉर्म ऑयल वेल्स वेयर वेस्टेड। द गैस वाज आइदर अलाउड टू द एस्केप इनटू द एयर और द बर्न ऑफ। नेचुरल गैस इज वाइडली यूज्ड इन द डोमेस्टिक एंड द इंडस्ट्रियल फ्यूल। यूएसए इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड द कंज्यूमर ऑफ द नेचुरल गैस। अमेरिका जो है वो नेचुरल गैस का प्रोडक्शन और कंजम्पशन में दुनिया में नंबर 1 पे है। द अदर मेजर प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ आर, जहाँ जहाँ नेचुरल गैस पाई जाती हैं उनमें जो है रशिया है, नीदरलैंड है, चाइना है, इंडिया है, ईरान है, यूके है ना। नेचुरल, क्योंकि ज़मीन के अंदर तरह तरह की गैसें होती हैं और कुछ गैसें जो हैं फ्लेमेबल होती हैं, ज्वलनशील होती हैं, जिसका इस्तेमाल जो है एज ए सोर्स के रूप में होता है। नेचुरल गैस इज़ फास्ट बिकमिंग इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी इन इंडिया। भारत में भी नेचुरल गैस जो है पाया जाता है। इसके सोर्स हैं, इसके आपका लोग एरियाज़ हैं। द मेन प्रोड्यूसिंग एरिया ऑफ जहाँ जहाँ नेचुरल गैस पाए जाते हैं, आपने एक नाम सुना होगा ONGC ना, ऑयल एंड नेचुरल गैस डिपार्टमेंट जो है वो इसको देखभाल करता है। ख़ास तौर पे ये बॉम्बे हाई, गुजरात, असम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, ये सब इलाके हैं जहाँ नेचुरल गैस जो है पाया जाता है। नेचुरल गैस हैज़ आल्सो बीन डिस्कवर्ड इन द कृष्णा गोदावरी डेल्टा। कृष्णा गोदावरी डेल्टा का जो इलाका है वहाँ पे भी जो है आप कह सकते हैं कि नेचुरल गैस जो है का कंसंट्रेशन पाया जाता है। तो
इसके अलावा ये हाइडल पावर, जल विद्युत शक्ति ना। हाइडल पावर हैज़ मेनी एडवांटेजेस ओवर द फॉसिल फ्यूल। hydroelectricity is produced by the using the force of falling water. The water can fall naturally or can be made by the fall by the building dams across the river channel. The falling water channelized to enter the turbine and the moving blades turn the generator to produce the electricity. The water being out of the turbine used to the irrigation. देखिए बता रहे हैं कि हाइडल पावर माने जलीय विद्युत शक्ति, जलीय विद्युत शक्ति जिसमें पानी को ऊपर से नीचे की तरफ गिराया जाता है, ऊंचाई से निचाई की तरफ ना। ये खास तौर पे ये आपके पर्वतीय इलाकों में, हिल स्टेशंस में ऐसे प्लांट लगाए जाते हैं। और जहाँ ऐसी सुविधा नहीं है वहाँ आर्टिफिशियल डैम के थ्रू भी जो है पानी को ऊपर से नीचे गिराते हैं। उस पानी के फोर्स से टरबाइन चलती है, उसमें ब्लेड लगे होते हैं, उसमें मूवमेंट होता है, उसका कनेक्शन जनरेटर से होता है और जनरेटर से जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है ना। और इसका जो बचा कुचा पानी होता है वो इरिगेशन या सिंचाई में भी यूज़ हो जाता है। तो आप कह सकते हैं कि इसमें बिजली का निर्माण जो है पानी से हो रहा है। एक्चुअली में दो मेन सोर्स होते हैं बिजली के सोर्स के, एक होता है थर्मल पावर जिसमें कोयले से बिजली बनती है और दूसरा हाइडल पावर जिसमें पानी से बिजली बनती है ना। इसके अधिकतर जो स्टेशन हैं प्रोड्यूस करने वाले वो हिली एंड माउंटेन एरियाज़ में है, जल से मतलब विद्युत बनाने वाले क्षेत्र। मेनी डेवलप्ड कंट्री लाइक यूएसए, कनाडा, रसिया, स्वीडन, नॉर्वे, न्यू जीलैंड, चाइना हैव डेवलप्ड हाइडल पावर प्रोजेक्ट। ये सब देश जो है यहाँ पे जल विद्युत शक्ति एक ताकत के रूप में है। इन इंडिया, भारत में ए लार्ज नंबर ऑफ द मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट हैव बीन डेवलप्ड। बहुत से जो है मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट वैली काम कर रहे हैं। डेवलप द प्रोड्यूस द हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, जो यहाँ पे बिजली बन रही है। आपने भाखड़ा नंगल डैम का नाम सुना होगा, रेहन डैम का नाम सुना होगा ना, हीराकुंड डैम का नाम सुना होगा, जहाँ पे डैम के थ्रू पानी को स्टोर किया जाता है, उससे पानी गिराया जाता है और बिजली को बनाने का काम होता है। इस बिजली को हम लोग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। जैसे सपोज करिए सम ऑफ देम आर भाखड़ा नांगल, हीराकुंड, दामोदर ना, नागार्जुन सागर, कोसी, कोयना, रिहंद, नर्मदा, ये सब जो है डैम है। डैम में पानी को स्टोर करके ना पानी को ऊपर से नीचे की ओर गिराते हैं। वहाँ पे टरबाइन लगी होती है, टरबाइन मूव करती है, टरबाइन से जनरेटर का कनेक्शन होता है, जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है और वो इलेक्ट्रिसिटी जो है हम लोग को तार या केबल्स के द्वारा घर तक जो है पहुँचाई जाती है। खैर न्यूक्लियर एनर्जी आप कह लो कि न्यूक्लियर एनर्जी पावर इज ऑप्टेड अल्टरनेटिंग इज द स्ट्रक्चर ऑफ एटम ना। अणु जो है, अणु की शक्तियों से जो है एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। व्हेन सच इज अल्टरेशन इज मेड, एनर्जी रिलीज इन द फॉर्म ऑफ हीट। दिस हीट कॉल्ड द न्यूक्लियर एनर्जी, आणविक शक्ति के रूप में इसको जानते हैं। इट यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, जिसका इस्तेमाल बिजली उत्पादन होता है। द फर्स्ट न्यूक्लियर पावर स्टेशन इज जनरेटेड इलेक्ट्रिसिटी इन द कॉमर्शियल बेसिस वाज द स्टार्टेड बाय यूके इन द 1956। सब पहले जो है कॉमर्शियल यूज इलेक्ट्रिसिटी का जो है न्यूक्लियर एनर्जी का जो उत्पादन जो था इंग्लैंड ने किया था 1956 में। यूके वाज सून ओवरटेकन इन दिस फील्ड बाय द यूएसए। उसके बाद जो है यूएसए ने उसका यह स्थान ले लिया इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने में कॉमर्शियल पर्पज़ से। अदर कंट्रीज़, कुछ और भी देश हैं जो कि न्यूक्लियर मतलब इलेक्ट्रिसिटी या एनर्जी के रूप में अच्छा काम कर रहे हैं। उसमें जापान है, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, रसिया है, फ्रांस है, स्वीडन है, कनाडा है ना, स्पेन है, ऑस्ट्रेलिया है, जहाँ पे न्यूक्लियर एनर्जी या न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट लॉन्च किए गए हैं, जिसमें आणविक शक्ति से बिजली उत्पादन का काम होता है। एट प्रेजेंट, वर्तमान समय में, ए नंबर ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज हैव अडॉप्टेड फॉर न्यूक्लियर पावर एज अल्टरनेटिव एंड कन्वेंशनल मेथड ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन ना। लोग एक अल्टरनेट के रूप में इलेक्ट्रिसिटी को जो उत्पादन कर रहे हैं न्यूक्लियर शक्ति द्वारा। एमंग दीज कंट्रीज़ आर, जिसमें कि इंडिया है, पाकिस्तान है, ईरान है, नॉर्थ कोरिया है, इजिप्ट है, ब्राज़ील है, साउथ कोरिया है, ताइवान है ना। इसके अलावा जो है अर्जेंटीना है। भारत में इन इंडिया द मेन न्यूक्लियर पावर जनरेटिंग स्टेशन आर, भारत में जो न्यूक्लियर शक्ति के मेन स्टेशन के रूप में तारापुर, कलपक्कम, रावत भाटा, नरोरा। नरोरा आपके उत्तर प्रदेश में है, बुलंदशहर में, काकरापारा एंड कोटा राजस्थान में है। ये सब जो है आपके न्यूक्लियर पावर स्टेशन हैं। न्यूक्लियर पावर स्टेशन में जहाँ पे आप कह सकते हो कि एनर्जी प्रोड्यूस
करने का काम होता है कमर्शियल पर्पज़ से या आपका डोमेस्टिक पर्पज़ से ना। ये एक बेस्ट तरीका है। इसमें जो है यूरेनियम या थोरियम का इस्तेमाल होता है एनर्जी को प्रोड्यूस करने में। और आप जानते हैं कि यूरेनियम तो नहीं, लेकिन थोरियम भारत में बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो इसका जो है एक अच्छा खासा ब्राइट फ्यूचर इंडिया में आपको मिल सकता है। चलिए आते हैं, अब आपका अगला टॉपिक है करें कि नॉन कन्वेंशनल सोर्स जो है, आपको कन्वेंशनल सोर्स पढ़ा था परंपरागत, अब चलते हैं गैर परंपरागत सोर्स ऑफ पावर को देखने के लिए। विथ इंक्रीज इन द डिमांड ऑफ एनर्जी की डिमांड को बढ़ता हुआ देख करके ना, धीरे धीरे बढ़ रही है। एंड द फास्ट डेवलपमेंट ऑफ द कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी ना, और कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी के जो स्टोरेज है उसमें कमी आ रही है। द नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी आर द गेनिंग पावर, इसलिए गैर परंपरागत सोर्स ऑफ एनर्जी का इम्पोर्टेंस बढ़ रही है। करेगी दिस एनर्जी इज़ एविडेंट, पहली बात तो ये एनर्जी कभी ख़त्म नहीं होगी, हमेशा रिन्यूअल होती रहती है, पॉल्यूशन फ्री है, इको फ्रेंडली है ना। जबकि कन्वेंशनल सोर्सेज में ऐसा कुछ नहीं है। कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी को आप ज़्यादा यूज करेंगे तो फ्यूचर में वो जल्दी ख़त्म हो जाएगी, ये कभी ख़त्म होगी ही नहीं। कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी का आप यूज़ करेंगे तो पोल्यूशन होगा, इसमें किसी प्रकार का कोई पोल्यूशन नहीं होता है, ये इको फ्रेंडली होता है। आगे आते हैं, इट कैन बी मोर इजली सप्लाइड टू रूरल एंड अर्बन एंड रिमोट एरिया, इसको आसानी से हम लोग रूरल, अर्बन या रिमोट एरिया, दूर दराज के इलाकों में आसानी से इसको हम लोग पहुँचा सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं। दस इस प्रकार इट इज़ कॉल्ड एनर्जी ऑफ द फ्यूचर, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि फ्यूचर का जो समय है वो नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी पे ही डिपेंड होगा ना, क्योंकि ये कभी फिनिश्ड होगा ही नहीं, ये कभी ख़त्म होगा ही नहीं, समझ रहे हैं। और ये पोल्यूशन फ्री है और इसका मतलब जो है एनवायरनमेंट में कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा, और ये कॉस्ट इफेक्टिव भी है। नंबर 1 आते हैं सोलर एनर्जी। द सन इज़ द सोर्स ऑफ ऑल एनर्जी, सूर्य सभी शक्तियों में प्रमुख है, सूर्य ही मेन शक्ति का आधार है। इन द ट्रॉपिकल रीजन, ट्रॉपिकल इलाकों में द सोलर एनर्जी इज़ वाइडली अवेलेबल, सूर्य की और उसकी रोशनी हमेशा उपस्थित रहती है, मतलब मैक्सिमम टाइम के लिए। बट इट हैज़ नॉट बीन फुली डेवलप्ड ड्यू टू द लैक ऑफ अवेलेबल टेक्नोलॉजी, लेकिन वहाँ पे तकनीक के अभाव में उसका पूर्ण रूप से विकास नहीं हो पाया था। फोटोवोल्टिक सेल जो है सोलर प्लेट में लगी होती है, कन्वर्ट द सनलाइट डायरेक्टली इनटू द इलेक्ट्रिसिटी, सोलर प्लेट में फोटोवोल्टिक सेल होती है जो कि सूर्य की रोशनी को बिजली में कन्वर्ट कर देती है। एट प्रेजेंट, वर्तमान समय में सोलर एनर्जी इज़ बीइंग एम्प्लॉयड इन द हीटिंग एंड कूलिंग अप्लायंसेस ना, जो सूर्य एनर्जी है, सौर एक एनर्जी है, उसका इस्तेमाल जो है अप्लायंसेस को हीटिंग और कूलिंग के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। तो आपने देखा तरह तरह की सोलर प्लेट्स लगी होती हैं ना, अब तो सोलर ट्रेन भी चल गई है, सूर्य की रोशनी को जो है फोटोवोल्टिक सेल जो है इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देती हैं और उससे हम लोग शक्ति लेते हैं। ये नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है। ऐसे ही विंड आई है, मतलब जो है एक शक्ति के रूप में है ना, वायु। तरह की विंड इज अनदर इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी, ये भी जो है नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी के एग्जांपल है। द कॉस्ट इनपुट्स आर वेरी ओनली इन द इनिशियल स्टेज, एक बार में मतलब जो इक्विपमेंट लगाने में ही एक बार खर्च आता है। वन इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन स्टार्ट, जब विद्युत उत्पादन स्टार्ट हो जाता है तो कॉस्ट फ्री पावर इज रेगुलरली अवेलेबल, तो आप कह सकते हो अतिरिक्त सस्ती मात्रा में या कम कीमत पे जो है हमेशा जो है बिजली हमको मिलती रहती है। नीदरलैंड इज़ द फर्स्ट कंट्री टू हार्वेस्ट द विंड एनर्जी विद द हेल्प द विंड मिल ना, नीदरलैंड एक देश है जिसने कि पहले जो है विंड एनर्जी का इस्तेमाल से इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस किया था। और ख़ास तौर पे wind farm have been cluster of the windmill have to be set up in the coastal areas and the mountain passes where the strong easterly winds blow ना, ये विंड एनर्जी जो है ख़ास तौर पे कोस्टल एरियाज़ में या पासेज ऑफ माउंटेन्स में जहाँ पे हवाएं कंटिन्यू तेज़ गति से चलती हैं, वहाँ पे इसका इस्टेब्लिशमेंट ज़्यादा अच्छा हो सकता है, वहाँ इसका फ़ायदा बहुत तगड़ा हो सकता है, एडवांटेज हम ले सकते हैं। विंड फार्म्स हैव आल्सो बीन डेवलप्ड इन द जर्मनी, डेनमार्क, यूके एंड यूएसए, स्पेन, चाइना एंड इंडिया। और विंड फार्म्स जो हैं वो जर्मनी, डेनमार्क, यूके, इंडिया, चाइना में लगा हुआ है। देखिए जो विंड है, हवा में बहुत बड़ी शक्ति होती है ना, इसमें जो है विंड मिल लगी होती है, विंड मिल में पंख लगे होते हैं, पर लगे होते हैं, और जितनी तेज़ हवा चलेगी उतनी तेज़ पर घूमेंगे, नाचेंगे ना। अब उसका कनेक्शन एक पुल्ली के थ्रू जो है आप कह लो जनरेटर से होता है
ना, जो कि इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने में एक बहुत बड़ा योगदान देता है। कभी कभी आपने देखा होगा कि विंड मिल के थ्रू गाँव में कुओं से पानी निकाला जाता है। आटे की जो चक्की होती है उसमें आटा पीसा जाता है ना। की गति का इस्तेमाल जो है हवा की गति का इस्तेमाल आटे की चक्की को चलाने में, कुएं से पानी निकालने में ना, ये सब होता है। अपने यहाँ तो इंडिया में इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि 3 साइड से अब इंडिया में ओशियन है, समुद्र है ना, और समुद्र के आसपास के इलाकों में हवाएं बड़ी तेज़ चलती हैं ना। इसके अलावा माउंटेन पासेस में भी हवाएं तेज़ आती हैं। आपका डेजर्ट एरियाज़ है वहाँ पे भी हवाओं की स्पीड बड़ी तेज़ है, तो वहाँ पे भी इसका हम लोग अच्छा खासा उपयोग कर सकते हैं। जियोथर्मल एनर्जी, भूतापीय ऊर्जा, ज़मीन के अंदर की एनर्जी को से हम इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करें। द एनर्जी डिराइव फ्रॉम द हॉट स्प्रिंग, देखिए ज़मीन के अंदर जो है गर्म पानी के स्रोत जो हैं, इमिशन ऑफ द ड्राई एंड वेट स्ट्रीम ऑफ द हॉट रॉक्स एंड ग्रेट डेप्थ, है ना। ज़मीन के अंदर जो चट्टानें होती हैं उनमें भी हाई डेंसिटी एंड हाई हीट्स होता है, उसको हम लोग गेन करके जियोथर्मल एनर्जी को प्रोड्यूस कर सकते हैं। दिस हीट एनर्जी कैन बी यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। इस गर्मी को ना, चाहे वो गर्म पानी की एनर्जी हो, चाहे वो चट्टानों की गर्मी हो ना, उसको हम लोग गेन करके इलेक्ट्रिसिटी को कन्वर्ट कर सकते हैं। यूएसए एंड आइसलैंड आर द मेन लीडर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी ऑफ द जियोथर्मल एनर्जी। अमेरिका और आइसलैंड जो है वो जियोथर्मल एनर्जी के रूप में एक मेन सोर्स के रूप में काम कर रहे हैं। करें कि अदर कंट्रीज़ आर इटली, जापान, न्यूजीलैंड, रसिया, टर्की एंड इंडिया। ये सब देश भी हैं जहाँ पे जो कि जियोथर्मल एनर्जी को प्रोड्यूस कर रहे हैं। एक्चुअली में होता क्या है, पृथ्वी के अंदर बहुत ज़्यादा डेंसिटी होती है, बहुत ज़्यादा हीट होती है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है ना। हाई डेंसिटी एंड हाई हीट्स जो इंटीरियर पार्ट ऑफ द अर्थ है ना, उस एनर्जी से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर दें ना। इसके लिए है तो बहुत टिपिकल काम, लेकिन इसके लिए टेक्नोलॉजी चाहिए, इसके लिए पैसा चाहिए ना, इसके लिए जो है आप कह सकते हो इक्विपमेंट चाहिए ना। और उस एनर्जी या हीट्स को जो है हम लोग इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करके अपनी घरेलू ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी डिमांड को। आते आते हैं टाइडल एनर्जी। टाइडल ऑफ टाइड्स माने ज्वार भाटा से जो एनर्जी टाइड्स जो होते हैं प्रोड्यूस होती है। तो आपने देखा समुद्री इलाकों में, भारत में 3 तरफ से समुद्र हैं, टाइड्स आता जाता रहता है। कह रहा द राइज एंड फॉल ऑफ द सी वाटर इन द कोस्टल एरिया। कोस्टल एरिया में जो है जो तरंगे उठती हैं, लहरें उठती, मतलब जो है ऊपर और नीचे जाती हैं, टाइड्स जो ज्वार भाटे आते हैं ना, वो भी किसी न किसी एनर्जी के थ्रू ही आते हैं ना। द एनर्जी फ्रॉम हाई एंड लो टाइड्स इज यूज्ड टू टर्न इनटू द टर्बाइन ना एंड जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। जो एनर्जी होती है पानी को ऊपर ले जाने और नीचे लाने में ना, उस एनर्जी का इस्तेमाल जो है हम लोग टरबाइन को चलाने में और जनरेटर को स्टार्ट करने में, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने में कर सकते हैं। और सीधी बात है, बट द टेक्नोलॉजी इज़ नॉट एट फुली डेवलप्ड। लेकिन अभी ऐसी टेक्नोलॉजी पूर्ण रूप से जो है कई देशों में विकसित नहीं हो पाई है। तो लेकिन इसके अलावा भी सच इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड इन फ्रांस, यूके, रसिया एंड इंडिया। लेकिन इसके अलावा भी इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन जो है फ्रांस, यूके, रसिया और इंडिया में हो रहा है। एक्चुअली में टाइड्स को हिंदी में कहते हैं ज्वार भाटा ना। अब देख रहे हैं कि इसमें होता क्या है, ज्वार भाटा में पानी जो है समुद्र में ऊंचाई पे जाता है और नीचे आता है ना, तो बिना एनर्जी के तो पानी ऊपर और नीचे जाएगा नहीं ना। इस जो राइज एंड फॉल ऑफ वाटर है, इस एनर्जी का इस्तेमाल अगर हम ना टरबाइन चलाने और जनरेटर को मूव करने में कर दें ना, उससे हम इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर लें, तो कहीं ना कहीं वो भी जो है टाइडल एनर्जी के थ्रू भी हम अपनी डोमेस्टिक इलेक्ट्रिसिटी डिमांड को पूरा कर सकते हैं। अगला टॉपिक है बायोगैस। करें कि ऑर्गेनिक वेस्ट जो आगे मतलब जो है कूड़े करकट होते हैं ऑर्गेनिक पदार्थों वाले, स्पेशली ह्यूमन एंड एनिमल वेस्ट, ख़ास तौर पे मनुष्य और जानवरों के। इसके अलावा काऊ डंग मतलब गोबर ओबर हुआ, डेड प्लांट्स एंड किचन वेस्ट ना, पेड़ पौधे के सड़न पे गलते हैं या जो किचन से कूड़ा कचरा निकलता है ना, इससे जो है तरह तरह की आप कह सकते हो कि गैसें निकलती हैं ना, जिसको हम लोग बायोगैस कहते हैं। इट इज़ यूज़फुल फॉर कुकिंग एंड लाइटनिंग होम्स। इसका इस्तेमाल हम लोग जो है घर में खाना बनाने के लिए या बिजली को प्रोड्यूस करने के लिए भी कर सकते हैं। लार्ज अमाउंट ऑफ द ऑर्गेनिक मैन्योर्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम द बायोगैस प्लांट्स। अब जानते हैं कि भारत में बहुत ज़्यादा लोग
जानवरों को पालते हैं ना, और जानवरों को पालने से आप जानते हैं कि मैन्यूअर निकलता है ना, उस मैन्यूअर को हम लोग जो है प्लांट में डाल करके बायोगैस को प्रोड्यूस कर सकते हैं। इंडिया इज़ द लीडिंग इन द डेवलपमेंट ऑफ द टेक्नोलॉजी ना। चाइना हैज़ आल्सो डेवलप्ड दिस टेक्नोलॉजी। चाइना में भी ये टेक्नोलॉजी बहुत विकसित है, और भारत में भी जो है आप कह सकते हो कि इसका इस्तेमाल बहुत पुराने समय से हो रहा है, क्योंकि भारत में जानवरों की जो है आपको उपलब्धता है, और उनके जो मतलब जो आप कह सकते हो कि जो भी उनके मतलब वेस्ट होते हैं मतलब जो है ना, इसके अलावा जैसे आपने बायो टॉयलेट का नाम सुना होगा ना, इनके थ्रू, और जो उसमें कचरा निकलता है वो खाद के रूप में, जैसे जो कचरा निकलेगा वो खाद के रूप में काम आता है, और उस खाद को हम लोग खेतों में डाल करके अपने एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को भी बढ़ा सकते हैं। तो देखिए दो फ़ायदे होते हैं ना। पहली बात तो हमको इलेक्ट्रिसिटी या एनर्जी मिल गई, जिससे हम खाना बनाते हैं, घर की बिजली का मतलब पूरी करते हैं। दूसरी बात जो कचरा निकलता है उससे हम लोग खाद बनाने का काम करते हैं। बायोगैस में जानते हैं जिसमें कि सड़ गल करके जो है वेस्ट पदार्थ जो है डिकम्पोज होते हैं, और उससे कुछ गैसें निकलती हैं, और गैस का इस्तेमाल जो है हम जो है खाना बनाने या इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने में कर सकते हैं। अब आज का आखिरी टॉपिक आ रहा है कंजर्वेशन ऑफ द मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज ना। संरक्षण किसका? मिनरल माने खनिज और शक्ति के संसाधन के रूप का करें। क्यों? उसका कई कारण है, क्योंकि इनकी अमाउंट बहुत कम है। पहली बात तो अगर ये फिनिश्ड हो जाएंगे तो हमें इकोनॉमिकल डेवलपमेंट भी जो है प्रभावित होगी। कंटिन्यूस माइनिंग एंड द वेस्टफुल यूज़ ऑफ द मिनरल, लगातार हम लोग माइनिंग कर रहे हैं, और जो आप कह लो कि वेस्टफुल यूज़ कर रहे हैं मिनरल्स का और पावर रिसोर्स का, इट मे बी लीड टू द एग्जॉस्टन, इससे जो है भविष्य में ये फिनिश हो जाएंगे, एग्जॉस्ट हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। देयरफॉर हालांकि इट इज़ नेसेसरी, यह ज़रूरी है टू यूज़ देम इकोनॉमिकली, उसका जो है आर्थिक रूप से सिस्टमेटिक यूज़ करें। द फॉलोइंग स्टेप्स आर हेल्पफुल टू कंजर्विंग द मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज। हम लोग को मिनरल और पावर रिसोर्सेज का यूज़ करते समय कुछ सावधानी बरतनी चाहिए, जैसे कि मतलब जो उसको हम लोग कंजर्व कर सकें। नंबर 1, इफ़िशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्स का जो यूज़ करें वो एक सिस्टमेटिक रूप में करें ना। एक आप कह लो कि आवश्यकता के अनुरूप करें। इम्प्रूवमेंट इन द टेक्निक्स एंड द स्ट्रक्चर ऑफ द प्यूरिफिकेशन, और हमको जो एक्सट्रैक्शन की जो टेक्निक है उसको हमेशा अपडेट करना चाहिए, उसको इम्प्रूव करना चाहिए ना, जिससे कि आप कह लो कि वेस्ट कम निकले ना। नंबर 3, रिसाइकलिंग ऑफ रिसोर्सेज। कुछ रिसोर्स जो रिसाइकिल हो सकते हैं उसका हम लोग रिसाइकिल करें, फिर से उसको जो यूज़ करें ना। सेविंग माइन फ्रॉम द कोलैप्सिंग, हम जो माइंस है जो ऊपरी हिस्सा धंस जाता है ना, जिसके कारण वो माइंस पूरी तरह बंद हो जाती है, कोलैप्स माने गिर जाना, तो माइंस को हम बचाएं फॉर द फ्यूचर जनरेशन। और करें यूज़ ऑफ द अल्टरनेटिव एनर्जी ऑफ सोर्स, हम लोग जो है नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी पे ज़्यादा डिपेंड हों। इफ़ द एबव स्टेप्स आर इम्प्लीमेंटेड प्रॉपरली, अगर इन सब स्टेप्स को हम लोग पूरी तरह से यूज करेंगे, इस्तेमाल करेंगे, देन द कंजर्वेशन ऑफ मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज विल इंश्योर ए बेटर इकोनॉमी फॉर द फ्यूचर जनरेशन। तो निश्चित तौर पे ये जो मिनरल रिसोर्स या पावर रिसोर्स है इसका हम लंबे समय तक इस्तेमाल कर पाएंगे, और भविष्य में ये लंबे समय तक ना हमारे साथ रहेंगे, और हमारी देश की अर्थव्यवस्था को जो है आपका लोग इम्प्रूव करेंगे या प्रमोट करेंगे। ठीक इन्हीं के साथ जो है हम अब इस चैप्टर को यहीं ख़त्म करते हैं। ओके, डेट्स ऑल।